जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड जीआईसी और डी ट्रिपल एसबी और असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस एनवीएस आरपीएस स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर नेट यूजीसी जेआरएफ इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग इसमें इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले एग्जाम चाहे वह यूपी पीजीटी टीजीटी का हो चाहे डी ट्रिपल एसबी का हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। इसमें भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया गया है कि प्रधान संस्कृति टीलों में क्या था। आप देख सकते हैं ये जेआरएफ 2020 का क्वेश्चन है और 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो इसमें बताना है कि प्रधान संस्कृति टीलों में है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उनमें से केवल एक सांस्कृतिक प्रधान होती है। तो ऑप्शन नंबर का बी वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। ये देख सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि टीलों के नीचे पुरानी बस्तियों एवं संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये संस्कृतियां कई प्रकार की हो सकती हैं। एकल संस्कृतियां, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति। एकल संस्कृति टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीलों के केवल चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे हम लोग पीजीडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, इसे संस्कृति का परिचायक भी कहा जाता है। कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के हैं। मुख्य प्रधान संस्कृति टीलों में से एक संस्कृति प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियां जो कि पूर्व काल का भी हो सकती है और उत्तर काल का भी विशेष महत्व नहीं होता है। बहुसंस्कृति टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग संस्कृति के भौतिक पक्षों के अध्ययन में किया जा सकता है। टीलें कई खुदी हुई तरह से की जाती है जिसे अनुवलत और क्षैतिज कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों बने औजार कहाँ पाए गए थे। तो हड्डी के बने औजार ये कहाँ से पाए गए थे। ये पाया गया था दोस्तों गुफकराल से और चिराद से। गुफकराल और चिराद इन दोनों स्थानों से पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर का ए और सी इसमें राइट आंसर होगा। ए और सी ऑप्शन नंबर के बी वाले में है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल की परिधि में नवपाषाण कालीन सभ्यताएं आती हैं और नवपाषाण कालीन निम्न स्थलों से हड्डियों से बने औजार मिलते हैं जिसमें गुफकराल और चिराद ये जो कि क्या है प्रमुख स्थल है। आइए गुफकराल के बारे में जानते हैं हम लोग। गुफकराल यह एक स्थल कश्मीर प्रांत में स्थित है। इसकी खुदाई 1981 ईस्वी में ए शर्मा ने करवाई थी। यहाँ से भेड़ बकरी आदि जानवरों की हड्डियां तथा उनके बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। जैसे जैसे हड्डी की बनी हुई सुइयां, यहाँ के उपकरण ट्रैम्प, पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी, बासुली, खुरपी, छेनी, कुदाल आदि यहाँ की क्या है प्रमुख उपकरण है। फिर उसके बाद आता है चिराद। चिराद में यहाँ पे मध्य गंगा घाटी स्थल पर महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल चिराद जो कि ये बिहार के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ के उपकरणों में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी तथा सींग के बने छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है सरुतारू। ये जो कि गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके
उत्खनन के दौरान कुल्हाड़ी जैसी सामग्री मिली है। यहाँ से मृदभांड भूरे और धूसर रंग के मिले हैं, जिन पर रस्सी का निशान है। यह नवीन नवपाषाण कालीन स्थल है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों दाउंजली। दाउंजली हैंडिंग, ये जो कि असम में स्थित है। यहाँ से 45 सेमी मोटे निक्षेप नवपाषाण कालीन लकड़ी के बने कुल्हाड़ी के अवशेष तथा पत्थरों के कुल्हाड़ी के छेनी, सिलबट्टा, ओखली, मूसल तथा हाथ से बने मृदभांडों पर लाल रंग के मुहर देखा जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि फावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला कथन सही है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल हैं, तो ये भी क्या है, ये भी सही है दोस्तों। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड इसमें दोनों क्या हैं, सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। कथन ए और कथन बी इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है कि इसमें दिया गया है कि नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहत अथवा महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। बृहत पाषाण को मेगालिथिक कहा जाता है। ये कृषि कर्म से भली भांति परिचित थे। इनके द्वारा उत्पादित प्रमुख अनाज चावल, जौ, चना, रागी आदि यहाँ की प्रमुख अनाज हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि इनके पालतू पशु थे। वे लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। समाधियां की खुदाई में विविध प्रकार के लोहे का उपकरण जैसे तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ियां, फावड़े, छेनी, हसिया, चाकू, भाला आदि यहाँ से पाए गए। साथ ही छोटे सशस्त्र एवं घोड़े के लौह उपकरण भी मिले हैं। महापाषाण युग से संबंधित बहुत सी महापाषाणिक स्थल मिले हैं, जिसमें कर्नाटक से मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर तथा आंध्र प्रदेश से नागार्जुन कोंडनी, कदम्बपुरी आदि यहाँ की महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो आपको बताना है कि ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गणेश्वर। गणेश्वर ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जिस काल में तांबे और पत्थर के हथियारों का प्रयोग एक साथ होता था उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। यह काल प्राग हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा काल तक फैली है। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया है। उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रचलन हुआ था, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण काल संस्कृति के बाद सीधे लौह काल की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद आता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता यह जो कि राजस्थान के सीकर जिले के कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यह सभ्यता 2800 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई थी। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी है, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है इसके जो प्रमुख स्थल है वे आहाड़ है, गिलुंद है, गिलुंद मरमी एवं बालथल है। इसका उत्खनन 1977 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। फिर आता है सोनगांव। सोनगांव ये जो कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। सोनगांव जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। पुणे में सोनगांव, इनाम गांव और चंदौली नामक महत्वपूर्ण जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। फिर उसके बाद आता है एरड़। एरड़ यह ताम्रपाषाणकालीन स्थल मालवा या कायथा संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसके निम्न क्षेत्र होते हैं नागदा, नवादा, एरड़ और गुरेरिया। इसका अध्ययन बीएस वांकाड़कर के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। तो ये किसके बने थे? तो ये बने थे दोस्तों
फलक के, किसके बने थे? फलक के बने थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है। और जीआईसी लेक्चरर का 2019 का क्वेश्चन यही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेप्चर, चार्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय इसके मुख्य औजार फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? ये सेनुआर ये जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये भी यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नवपाषाण युग के स्थल निम्न हैं। सबसे पहले इसमें उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, राना गुंडई, जलीलपुर, सराय खोला, ये जो कि क्या है उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। फिर कश्मीर में है, झेलम घाटी में कौन से है? तो बुर्जहोम और गुफकराल, ये जो कि कश्मीर के झेलम घाटी में स्थित है। उत्तर भारत में कोल्डिवा है जो कि ये उत्तर प्रदेश, मगड़ा ये भी उत्तर प्रदेश में है, चिराद बिहार में है और सेनुआर भी कहाँ पे है? तो बिहार में ही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में पांडुरा जारेडेरी जो कि ये सुरुतुरु असम में है, मारक डोला ये भी असम में है। फिर प्रायद्वीप भारत ये ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कोडेकाल, कुप्पगल, मास्की, संगनकल्लू, नागार्जुनकोंडा, पिकलीहल और उंतूर पय्यामपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। पय्यामपल्ली ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये यूपी पीजीटी 2021 का ये भी क्वेश्चन है कि भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बना प्रारंभ हुआ था? तो किस काल में पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था भीमबेटका में? ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल से ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों जो कि ये यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मध्य पाषाण युग का आरंभ ईसा पूर्व 9000 के आसपास हुआ था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इसके पूरा स्थल राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शिलाश्रय मिले थे जिनका नाम जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र शैली एवं चित्र शैली मध्य पाषाण युग के घोतक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि निम्न पूरा स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में ये महेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महेश्वर ये जो कि मध्य प्रदेश के खारगौन जिले में स्थित है, एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। महेश्वर को महिष्मती के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यह शहर होलकर राज्य की राजधानी था। महेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? तो ये ले मसूरिये ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये भी यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया था। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7,000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सर्वप्रथम 1860 में ले मेसूरिये
ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोस नदी घाटी से प्राप्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि 30 मई 1863 को रॉबर्ट्स फ्रूट्स ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? ये खोजे थे दोस्तों हैंडक्स एवं क्लीवर परंपरा, हैंडक्स एवं क्लीवर परंपरा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये भी यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 30 मई 1863 को रॉबर्ट्स फ्रूट्स ने मद्रास के पास स्थित पलवरम से हैंडक्स क्लीवर परंपरा के पुरापाषाणिक उपकरणों की खोजा था। जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पलवरम में कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट्स फ्रूट को मिला था। तो ये कब मिला था? तो ये 1863 में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये पीजीटी हिस्ट्री 2005 का क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि 1863 में रॉबर्ट्स फ्रूट्स को हस्तकुठार मिला था। तो ये कहाँ से मिला था? तो इनको मिला था पल्लवरम से मिला था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कहा जा रहा है कि मध्य पाषाणी पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पीके थॉमस और पीपी जोगललेकर को द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये भी यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है कि मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा, जो कि ये मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया है। यहाँ से पाषाणों उपकरण एवं पशुओं की हड्डी एवं सींग से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के पशुओं के हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर ने किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। तो झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है? ये लहुरा देव है। कौन है? लहुरा देव है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे स्थित लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि के साक्ष्य 7000 ईस्वी पूर्व का है, जबकि लहुरा देव का 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व का कृषि का साक्ष्य उपलब्ध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित असूलियन स्थल है? तो दो उत्खनित असूलियन स्थल इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें है दोस्तों चिरकी निवासा है और हुसांगी है। चिरकी निवासा और हुसांगी ये दोनों है। पहला और चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। पहला और चौथा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चिरकी निवासा और हुसांगी उत्खनन एसूलियन स्थल है। एसूलियन उपकरणों में हैंडक्स, क्लीवर, स्क्रेपर आदि होते हैं, जो ज्यादातर दक्षिण भारत और दक्कन में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी निवासा नामक स्थल से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। कर्नाटक में स्थित हुसांगी के तट से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? बीरभानपुर, ये जो कि पहले स्थान पे आएगा बीरभानपुर। फिर उसके बाद गुफकराल आएगा, ये दूसरे स्थान पे आएगा गुफकराल।
फिर तीसरे स्थान पे आहाड़ आएगा और चौथे स्थान पे श्रावस्ती आएगा, ये चौथे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर है, 2 4 1 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि स्थलों का सांस्कृतिक क्रम बीरभानपुर, गोफकराल, आहाड़ और श्रावस्ती है। बीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित मध्य पाषाणिक स्थल है, जिसका उत्खनन 1954 ईस्वी में बीबी लाल ने किया था। गोफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है, इसका उत्खनन 1981 में A.K. शर्मा ने किया था। आहाड़ ये जो कि राजस्थान में बनास नदी की घाटी की स्थित है, यह एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसका उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में A.K. व्यास ने किया था। श्रावस्ती महाजनपद काल का और बुद्ध काल का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक में मृत के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? ये किस संस्कृति में किया जाता था? ये जोरवे संस्कृति में किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जोरवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। जोरवे संस्कृति का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र में था। दैमाबाद, जोरवे, निवासा, इनाम गांव, चंदौली, पाहाल, प्रकाश आदि जो कि ये प्रमुख जोरवे स्थल हैं। जोरवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, किंतु इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव ये जो कि नगरीय अवस्था तक पहुंच गई थी। इनाम गांव से वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित मानव समूह में से कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता था? तो ये माना जाता है होमो निएंडरथैलियस। होमो निएंडरथैलियस ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये बुद्धिमान प्रकार का सबसे मानव माना जाता था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि होमो निएंडरथैलियस को सामान्यतः मध्य पूर्व पाषाण काल का मानव माना जाता है, जो कि सबसे पहले बुद्धिमान प्रकार का मानव है। होमो निएंडरथैलियस मानव ने ही सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था तथा मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव यही है। होमो निएंडरथैलियस मानव के तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों का प्रयोग शुरू किया। होमो इरेक्टस को निम्न पूर्व पाषाण काल का मानव माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुच्छतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्नलिखित में से है, तो ये किस पूर्व पाषाण संस्कृति से है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति क्या है? उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मुच्छतल चिंतामणि गवि पुरातात्विक गुफा स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित एक उच्च पूर्व पाषाण कालीन स्थल है, जहां से हड्डी सिंक से बने औजार सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। आंध्र प्रदेश के अन्य उच्च पूर्व पाषाणिक स्थल रेनीगुट्टा, बेटमचैला, बेमुला, करनूल आदि हैं। करनूल के बिलासपुर ग्राम गुफा से भारत में प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष प्राप्त हुआ है। करनूल गुफाओं से मानव अस्तित्व में तथा अग्नि के चिन्ह मिले हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पूर्व पाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम ये पहले स्थान पे आएगा। फिर दूसरे स्थान पे आएगा ईसामपुर, ये दूसरे स्थान पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा तीसरे स्थान पे आएगा जलालपुर और दीना, ये तीसरे स्थान पे आएगा। और चौथे स्थान पे आएगा ज्वालापुरम 9, ये चौथे स्थान पे आएगा। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुरापाषाणिक स्थलों का क्रम अतिरमपक्कम, ईसामपुर, जलालपुर और दीना तथा ज्वालापुरम 9 है, जो कि अतिरमपक्कम ये जो कि तमिलनाडु का सबसे समृद्ध पुरापाषाणिक स्थल है। 1863 ईस्वी में यह सर्वप्रथम किंग द्वारा उत्खनन किया गया था। इसी तरह कर्नाटक में स्थित ईसामपुर पुरापाषाण कालीन औजार बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। ज्वालापुरम 9 आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरापाषाणिक स्थल है। इस प्रकार जलालपुर और दीना पाकिस्तान के रिवात घाटी में स्थित पुरापाषाणिक स्थल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दियों ईसा पूर्व का है। तो कौन सा है? यह है दोस्तों कोल्डिवा है और टोकवा है। कोल्डिवा टोकवा ये जो कि सहस्त्राब्दियों ईसा पूर्व का माना जाता है। तो पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। पहला तीसरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बेलन घाटी में स्थित कोल्डिवा और टोकवा नवपाषाणिक स्थलों की तिथि 6000 ईस्वी पूर्व का है। कोल्डिवा के नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य तथा जली हुई धान की बालियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ के लोग चावल की जंगली तथा कृत्रिम प्रजाति दोनों से परिचित थे, जो कि 6000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य हैं। मिर्जापुर में बेलन और अदवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल से भी 6000 ईस्वी पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है। ये जुड़ा है दोस्तों होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, ये दोनों जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला और बी वाला दोनों इसमें क्या है? सही है। ये यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस मानव का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। इसी प्रकार होमो नियांडरल मानव का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से, जबकि होमो सेपियंस मानव का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। होमो इरेक्टस प्राचीनतम द्विपद मानव है तथा यही सीधा चलने वाला कपी मानव था, जो कि अग्नि के आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को ही दिया जाता है। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव होमो नियांडर स्थल था, जबकि पहला आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सेपियंस को माना जाता है। आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर में ए और बी दोनों विकल्प को माना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कहा जा रहा है कि मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी। तो कौन सी तकनीकी नहीं ली जाती थी? तो ये घर्षण तकनीकी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्यपाषाण कालीन उपकरण के निर्माण में फ्लोटिंग तकनीकी, घात प्रतिघात तकनीकी तथा दबाव तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। इस काल में घर्षण तकनीकी का प्रयोग उपकरण निर्माण में नहीं किया जाता था। मध्यपाषाण काल के उपकरण पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे होने के कारण लघु पाषाण उपकरण कहे जाते थे। इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समानांतर फलक वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टरजाइट, चार्ट, चैल्डडेनी, जैस्पर, आगेटक जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में अस्थायी विभाग बना। ये किस वर्ष में अस्थायी विभाग बना था? तो ये बना था दोस्तों 1906 में। 1906 में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1906 ईस्वी में अस्थायी बना गया था। 1871 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व जनक भी कहा जाता है। दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जो 1931 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था।
ये बनाया गया था एच हारग्रीव्स को, एच हारग्रीव्स को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक एच हारग्रीव्स को बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में किया गया था, जिसे 1906 ईस्वी में अस्थायी बना दिया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक 1871 में कनिंघम को बनाया गया था। जॉन मार्शल 1902 से लेकर के 1928 तक पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे। इसके बाद एच हारग्रीव्स 1928 से लेकर के 1931 तक इसके महानिदेशक रहे थे और दयाराम साहनी 1931 ईस्वी में इसके महानिदेशक बने, जो कि ये प्रथम भारतीय महानिदेशक बने थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए उपयुक्त है। यह है दोस्तों बेसाल्ट। कौन है? बेसाल्ट है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बेसाल्ट पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए उपयुक्त होता है। पोटेशियम आर्गन विधि अत्यधिक पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित करने की विधि है। इस पद्धति में वस्तुओं में उपलब्ध रेडियोधार्मी पोटेशियम तथा उसके विघटन से बने आर्गन की मात्रा को मापक पैमाने के रूप में उपयोग किया जाता है। इस विधि का विकास 1950 ईस्वी के लगभग डब्ल्यू जेंटबर्न ने किया था। इस विधि के द्वारा 30,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं से लेकर के 30 करोड़ वर्ष तक की पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित की जा सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि मार्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है। ये किया गया है शैर्सिक उत्खनन की विधि से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मार्टिमर व्हीलर ने अनुलंब या शैर्सिक उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है। उत्खनन की सामान्यतः दो विधियां शैर्सिक व क्षैतिज है। शैर्सिक उत्खनन का अर्थ है सीधा खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का तत्कालिक ताता उत्खनित हो सके। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहा है। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई करना। इस तरह की खुदाई से उस स्थल की काल विशेष की संस्कृतियों का पूर्ण आभास का पा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ये सभ्यता है आहार सभ्यता। आहार सभ्यता को ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि आहार सभ्यता वाले क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था। प्राचीन शिलालेखों में आहार का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। यहाँ के लोग लाल भूरे और काले मिट्टी के बर्तन काम में लाते थे जिन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। मकान पक्की ईंटों के होते थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इस सभ्यता को दूसरे शब्दों में ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है। ये कहा गया है नवपाषाण काल को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नवपाषाण क्रांति विश्व मानव की पहली क्रांति थी। नवपाषाण युग में मानव ने कृषि कर्म करना तथा कृषि कर्म से सहायता के लिए पशुपालन एवं पशुचारण करना सीखा। उसने पत्थर से और तेज हथियार बनाया। मानव नदी पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था द्वारा सुचारू रूप से खेती करने लगा। ताम्र एवं कांस्य को गलाकर औजार बनाने लगा। व्यापार केंद्र के रूप में नगर का निर्माण किया गया। तब उसने सभ्यवस्था में प्रवेश किया। अगर तीनों क्रांतियों की विशेषताओं तथा उनके कारण निर्मित होने वाले समाजों के ऊपर ध्यान दिया जाए तब पता चलता है कि नवपाषाण कृषि क्रांति के कारण सरल समाज अस्तित्व में आया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि पत्थर उपकरण तकनीकी ऑस्ट्रेलियन किस
वान मानुस प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी। ये विकसित किया गया था होमो इरेक्ट्स के ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये भी आप देख सकते हैं DSSB PGT एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है कि होमो इरेक्ट्स के औजारों में विविधता के साथ साथ काफी परिष्कार दिखता है और वे दुधारी हस्तकुठार तथा तेज धार वाले काटने के औजार वाली संस्कृति के प्रणेता कहे जाते हैं। ओल्डुआई तकनीकी से बने अनगढ़ औजारों की तुलना में इरेक्ट्स के औजार काफी परिष्कृत थे। इस मानव को असूलियन या एसूलियन तकनीकी मानव कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रसिद्ध मध्यपाषाण कालीन स्थल बागौर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बागौर ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये कोठारी नदी के तट पर है। कोठारी नदी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थल भीलवाड़ा जिले का बागौर स्थल है, जहां से मध्यपाषाण कालीन स्थलों के अतिरिक्त प्राचीन पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थल बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर बसा है। इसका उत्खनन कार्य 1968-70 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर LS वैशेषिक व डेक्कन कॉलेज पूना तथा राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया है। यह स्थल एक पाषाण कालीन सभ्यता का माना जाता है। बागौर सभ्यता से 14 प्रकार के कृषि किए जाने के अवशेष मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण किस पर था। तो ये कहाँ पे था, तो ये बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान में था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से प्राचीन कृषि एवं पशुपालन जैसी व्यवस्था पाई गई है। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व का क्षेत्र है, जहाँ से औजार और बर्तन भी पाए गए हैं। यहाँ ड्रिल जो तांबे की बनी हुई प्राप्त हुआ है। धातु के धारदार हथियार और औजार बनाने के प्रमाण पाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वप्रथम धातु का प्रयोग यहीं से शुरू हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है इसमें कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है। तो यह छोटी काली सिंध नदी पे है। छोटी काली सिंध नदी पे है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि कायथा संस्कृति जो कि ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, एक छोटी काली सिंध नदी के तट पर यह स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसे हड़प्पा की कनिष्क और समकालीन माना जाता है। यहाँ से एक घर में 9 आंगन और 2 कुल्हाड़ी मिले हैं। इसे मालवा संस्कृति भी कहा जाता है। मालवा से उत्कीर्ण छोटी काली लाल काले मृदभांड मिले हैं। मालवा के एक पूरा स्थल जिसकी खोज संकालिया ने किया था, नौदा टोली। यह पूरे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। कायथा जो कि ये संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास, जिसे हम लोग आहाड़ के नाम से जानते हैं, आहाड़ संस्कृति और पश्चिम महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति विकसित हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है। आपको इसमें बताना है कि भारत के ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है इसमें से। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, तो इसका जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये भी इसमें सही है कि जोरवे एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो कि मालवा संस्कृति से संबंधित है। ये भी सही है। काले व लाल रंग के मृदभांड इन संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाते थे। तो ये भी सही है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के लोग ज्यादातर नदियों व पहाड़ियों के पास रहा करते थे। ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है इसमें पहला दिया गया है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाणिक एक संस्कृति है जिसकी खोज MN देशपांडे ने किया था। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है।
जो एक पुरातात्विक स्थल है। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, जोरवे, नासिक तथा दैमाबाद हैं। इस संस्कृति का संबंध मालवा संस्कृति से नहीं है, क्योंकि मालवा मध्य प्रदेश की एक ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति है। अंतिम रूप से इसके उत्तर को डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है। ये निम्न पुरापाषाण युग से है। निम्न पुरापाषाण युग से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत में सोहन संस्कृति का उदय सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी सोहन नदी से माना जाता है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी का विशेष महत्व माना जा रहा है। 1928 ईस्वी में के.एन. वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। इस दल ने कश्मीर घाटी से लेकर साल्ट रेंज तक विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है तो कौन सी है। तो पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उत्खनीय प्रगति, ये जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नवपाषाण काल मानव प्रागैतिहासिक विकास की एक अवधि थी जिसका आरंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस काल में मानव जीवन सभ्य समाज की ओर अग्रसर होने लगा। अस्थायी जीवन, पशुपालन, घर्षण एवं पालिशदार युक्त उपकरणों से कृषि क्षेत्र उन्नत हुई, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई और अन्न पर निर्भरता बढ़ गई। नवपाषाण काल के प्रमुख उपकरण में मध्य उपकरण, कुल्हाड़ी, मध्य उपकरण अर्थात प्रमुख केंद्रीय विशेष वसूली, खुर्ची, छेदनी, कुदाल आदि हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है। तो भारत में पुरापाषाण काल के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ये दोस्तों कि पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, ये क्या है, यही इसमें असत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पुरापाषाण कालीन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों से प्राप्त हुए हैं, किंतु गंगा एवं सिंधु नदी के कछारों में इनकी संख्या नगण्य है। पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान के क्षेत्र प्रचुर मात्रा में मिले हैं। मारवाड़, मेवाड़, चित्तौड़, अमरपुरा, सिंगी, तालाब, डिंडवाना से निम्न, मध्य एवं उच्च या उत्तर पुरापाषाण कालीन स्थल विन्यास के अवशेष प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन आरंभ करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम उत्खनन मार्शल ने करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं। तो ये कौन थे। तो ले मेसूरियर ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नवपाषाण काल से ही पत्थरों तत्व को पालिश करने की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम 1842 में कर्नाटक के मैसूर के लिंगसूर से नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग के बारे में जानकारी ले मेसूरियर द्वारा प्रदान किया गया है। उन्होंने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में टोस नदी घाटी से नवपाषाण काल के पालिशदार सेल्ट को प्राप्त किया। प्रमुख नवपाषाण कालीन उपकरणों में पालिशदार कुल्हाड़ी, वसूली, छेनी, गैती एवं चोचदार उपकरण
आदि इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें कौन सा बयान गलत है। तो मेसोलिथिक युग से संबंधित बताना है, इसमें से कौन सा गलत है। तो दिया गया है कि यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है, जो कि ये क्या है, यही इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल नियोलिथिक युग के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्य पाषाण काल के लोग लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है। यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिम युग के अंत के पश्चात जलवायु परिवर्तन के आरंभ के बाद कालखंड के रूप में देखा जाता है। इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता मानी जाती है, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग है। तो इसकी तिथि लगभग कितनी है, तो इसकी तिथि लगभग है 7000 बीसी। 7000 बीसी ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग जहां 9000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ माना जाता है, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त नवपाषाणिक बस्ती का कालक्रम 7000 ईस्वी पूर्व रखा गया है। इस आधार पर भारत में नवपाषाणिक स्थिरीकरण की तिथि 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। तो यह है 7000 से 6000 बीसी की। 7000 से 6000 बीसी की है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमाव के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे एवं कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार आबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये किसमें है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है बुर्जहोम और चिराद से। बुर्जहोम और चिराद से पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा इसमें क्या है, राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास मृदभांड की विविधता एवं पत्थरों के साथ साथ हड्डी के तरह के औजार। इसी तरह पटना के निकट चिरांद से भी गंगा घाटी में एक स्थान है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस तरह कश्मीर के बुर्जहोम, गुफकराल जैसे स्थानों के साथ साथ चिराद से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र था। तो चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र ये ग्रामीण था। कैसा था, ग्रामीण था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चाल्कोलिथिक अथवा ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी एवं नदी क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्रों में फैला था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि डोलमेंस, इस शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका है गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियां हैं। गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियां। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि डोलमेंस शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियां होती हैं। यह कोल्टिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्थर की मेज। इसकी आकृति आयताकार मेज की तरह होती है। सामान्यतः इनका निर्माण जमीन की सतह से ऊपर किया जाता था। मृतकों को दफनाने के लिए सिंदूक के आकार की कब्र बनाने के लिए 4 या 4 से अधिक शिलाओं को चारों तरफ खड़ा करके ऐसी आकृतियों का निर्माण किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि निश्चित कथन ए नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे, जो कि ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये सही है। पहला वाला इसका कथन सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे, ये जो कि क्या है, गलत है।
तो इसमें पहला वाला सही है, लेकिन आर वाला इसका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है लेकिन आर क्या है इसमें गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ चुका था, अतः इस काल तक मानव पहाड़ी प्रदेश से दूर निवास स्थल बनाने लगा था। कृषि कार्य एवं उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण प्रस्तर औजारों की निर्भरता में कुछ कमी आई, यद्यपि पत्थरों का औजार प्रयोग इस काल में भी होता रहा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है। तो आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय ये पशुओं को पालना था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से ही माना जाता है, जबकि शेष अन्य क्या है, नवपाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि होमोसेपियंस से जनजातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं। तो ये क्या कहा जाता है, ये होमीडियन कहा जाता है, होमीडियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिसने मानव का विकास हुआ है होमिनिड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। यह है पलवाय है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि दक्षिण भारत नवपाषाणिक बस्तियों की मुख्य विशेषताओं में एक राख के टीले हैं। दक्षिण भारत के पलवाय जो कि ये आंध्र प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, पकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की सभी कर्नाटक आदि स्थलों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो चावल की खेती के प्रमाण ये कहां से मिलते हैं, ये पाया गया है दोस्तों कोल्डिवा से और मगड़ा से, कोल्डिवा और महगड़ा से। ऑप्शन नंबर इसका ए और तीसरा वाला सही है। तो ए और तीसरा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बेलन घाटी क्षेत्र अवस्थित नवपाषाणिक स्थल कोल्डिवा एवं महगड़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं।